अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, हमने टोटल हमारी जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज में टोटल 3 अथॉरिटीज हैं। एक होगी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर, दूसरी है सीआईआर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। इन दोनों को हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। इसे जस्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है और एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू भी कहा जाता है। ये इसका कंप्लीट नेम है। हमने लास्ट जो क्लास में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के बारे में बात की थी, तो उसके अंदर हमने कहा था कि एक बंदा जो है पूरी डिवीजन का मालिक होता है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उसके साथ साथ वो अपील्स भी सुनता है, यानी कि इन शॉर्ट कह लें कि जुडिशियल अथॉरिटी भी है। जबकि एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू टोटल की टोटल जुडिशियल अथॉरिटी है। इसका काम फंड्स कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि अगर टैक्स पेयर के दरमियान और कमिश्नर के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाती है, यानी कि टैक्स पेयर कहता है कि मेरा टैक्स कम बनता है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू टैक्स ज्यादा चार्ज किया है, या कमिश्नर को टैक्स चार्ज किया और टैक्स पेयर पे नहीं कर रहा, कोई भी मसला इन दोनों के दरमियान हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक शख्स, बेशक वो टैक्स पेयर है, बेशक वो कमिश्नर है, दोनों में से कोई एक जिसको प्रॉब्लम है वो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास चला जाता है कंप्लेन लेकर। इसको प्रॉपर कंप्लेन फाइल की जाती है और फिर ये उसकी प्रॉपर एक हियरिंग डेट मुकर्रर करता है और उस पर हियरिंग की जाती है, सुनवाई होती है। एपेलेट ट्रिब्यूनल में दो तरह के मेंबर्स होते हैं। अब जनरल सी बात है, अगर आप गौर करें तो जब केस जाना ना एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तो अकाउंट्स का बंदा होगा, यकीनन जाहिर सी बात है, उसने पैसे कलेक्ट करने हैं, तो उसकी जो एजुकेशन होगी वो अकाउंट से लिंक्ड होगी। और उसने जब लोगों के अकाउंट्स वगैरह चेक करने हैं या लोगों को हायर करना है ऑडिटर्स को, तो उनको भी वॉच करने के लिए कमिश्नर को खुद भी कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। इसी तरह से जब एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास केस आता है, टैक्स पेयर अपने सारे अपने अकाउंट जमा करवाते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, तो वो तो हम बात कर रहे हैं कि जुडिशियल अथॉरिटी है, कंप्लीट जुडिशियल अथॉरिटी। तो इसका मतलब है वहां पे क्लियर कट बात है कि जजेस बैठे हैं और जजेस की जो एजुकेशन है वो है क्या नाम उसका, जजेस की जो एजुकेशन है वो है लॉ की, एलएलबी किया हुआ है। तो लेकिन अब जो लॉयर है जिसने लॉ किया हुआ है, जो जज है जो एलएलबी करके बैठा हुआ है, वो अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकता। उसके लिए अकाउंट्स को चेक करना आसान नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल में दो तरह के मेंबर रखे जाते हैं। एक कहलाते हैं जुडिशियल मेंबर्स और दूसरे कहलाते हैं अकाउंटेंट मेंबर्स। और जब कोई भी केस की सुनवाई होती है, तो उस सुनवाई के अंदर दो तरह के मेंबर्स जो हैं वो उस केस में वर्किंग करने, यानी कि केस की सुनवाई के लिए आते हैं। एक जुडिशियल मेंबर होता है और एक अकाउंटेंट मेंबर होता है। ये दोनों बैठे केस को सुनते हैं। अकाउंटेंट मेंबर ने अकाउंट से सारी टेक्निकलिटीज अंडरस्टैंड करनी है और वो जज को बात समझा देनी है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, और जज ने फिर उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसका फैसला सुनाना है। फैसला जज ने सुनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फैसला जज ने सुनाना है, तो जज जो है वो अकाउंटेंट मेंबर से हायर अथॉरिटी है। अब जब जज अकाउंटेंट मेंबर से हायर अथॉरिटी है, तो उसका मतलब है होल्ड भी जज का है। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल का कंट्रोल जज के पास होता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल का एक प्रॉपर चेयरपर्सन होता है जो कि जुडिशियल मेंबर होता है, जो जुडिशरी में से होता है, और उसका काम यही होता है, उसने इन तमाम चीजों को वॉच करना है, देखना है। फिर जब इन दोनों, अब इसका मतलब है कि कम से कम दो मेंबर होंगे, तो दोनों मेंबर क्या कर रहे हैं बेटा आप लोग? जी, हम बात कर रहे थे कि एपेलेट ट्रिब्यूनल के दो मेंबर्स, यानी कि जो बेंच होगा केस की सुनवाई के लिए दो मेंबर्स होंगे, तो दो मेंबर्स का वो बेंच है। एक अकाउंटेंट मेंबर होगा, एक जुडिशियल मेंबर होगा, और लाजमी दो ही मेंबर होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जितने जुडिशियल मेंबर होंगे उतने ही अकाउंटेंट मेंबर भी हो सकते हैं, या एक अकाउंटेंट मेंबर ज्यादा हो सकता है या एक अकाउंटेंट मेंबर कम हो सकता है। जुडिशियल मेंबर एक ज्यादा या कम हो सकता है, अल्टीमेटली बात है। ठीक है। लेकिन एपेलेट ट्रिब्यूनल की
मेंबर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें रीड करते हैं और देखते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह ये मेंबर बनते हैं, फिर इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, किस तरह से अकाउंटेंट अपील ट्रिब्यूनल का जो रजिस्ट्रार होता है वो किस तरह से केसेस को रिसीव करता है, उनकी डेटा मुकर्रर करता है, फिर उसकी सुनवाई किस तरह से होती है, कितने कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारी बातें हम रीड करके इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जी। द इनलैंड रेवेन्यू अपील ट्रिब्यूनल shall consist a chairman and such other judicial accountant members are appointed in such numbers and manners as the prime minister may prescribe by the rules। प्राइम मिनिस्टर जिस तरह चाहेंगे, जिस तरह रूल्स प्रेस्क्राइब किए हैं उन्हीं के लिहाज से इसके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। इट इज द सेकंड कोड ऑफ अपील्स, ये सेकंड कोड ऑफ अपील्स है। पहली कोड जो है वो कमिश्नर है अपील, दूसरी ये है, फिर हायर कोर्ट आ जाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। द टैक्स पेयर or the Commissioner Inland Revenue, if not satisfied with the decision of the Commissioner Inland Revenue appeals, पहले अपील कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू अपील्स को होती है। अगर वहां के डिसीजन से टैक्स पेयर या कमिश्नर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर अपील की जाती है। द डिटेल रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें इसकी प्रॉपर डिटेल दी गई है। हम यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ते हैं। Members of appellate tribunal. Appellate tribunal consists of two types of members: judicial members, accountant members. The qualification necessary for appointment are judicial members. Federal government may appoint a person as judicial member of inland appellate tribunal if has been a judge of high court. अगर वो हाई कोर्ट का जज है तो वो appellate tribunal का मेंबर बन सकता है, जुडिशियल मेंबर। और has been a district judge, या वो डिस्ट्रिक्ट जज है। ठीक है बेटा, चार तरह के जज होते हैं, एक सिविल होता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक हायर होता है और एक सुप्रीम कोर्ट। चार तरह की कोर्ट्स होती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो जज है। और तीसरे नंबर पे क्या है, इज द एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट विद द स्टैंडिंग ऑफ नॉट लेस देन 10 years, यानी कम से कम उसे 10 साल हो गए हैं हाई कोर्ट की वकालत करते हुए, तो वो जुडिशियल मेंबर बन सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, या जो क्वालिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दी हो, इसके हटके भी हो सकती है। अकाउंटेंट मेंबर के लिए बात करेंगे। ही इज एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज इक्विवेलेंट टू रैंक ऑफ रीजनल कमिश्नर। यहाँ पे रीजनल कमिश्नर लिखा है, आप उसको चीफ कमिश्नर पढ़ सकते हैं। ये पुराना नाम लिखा हुआ है क्योंकि लॉ में रीजनल कमिश्नर यूज हो रहा है, लेकिन अब नाम चेंज हो गया, अब चीफ कमिश्नर हो गया हुआ नाम, पहले रीजनल कमिश्नर था। फिर आ गया चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर अपील्स हैविंग एट लीस्ट 3 years एक्सपीरियंस एज कमिश्नर और कलेक्टर। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर अपील्स हैविंग एट लीस्ट 3 years एक्सपीरियंस, 3 साल का उनका सर्विसेज का एक्सपीरियंस हो तो वो अकाउंटेंट मेंबर बन सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के। इज a person who has for a period of not less than 10 years prescribed practice professionally as a chartered accountant, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और उसे 10 साल सर्विस करते हुए होगी हो तो वो भी अकाउंटेंट मेंबर बन सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल का। इज अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस प्रोफेशनली एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर एटलीस्ट 10 years, या 10 साल से वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री हासिल करने के बाद 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो। ये वो मेंबर्स हैं जो कि जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के। जी, अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। इसमें कोई चीज कटिंग नहीं करनी स्टूडेंट्स, हमें सारे इसको तैयार करना है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। अ फुल टाइम रजिस्ट्रार इज रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव द अपील्स। एक रजिस्ट्रार होता है जो फुल टाइम वहां पे बैठा हुआ है ऑफिस में और वो अपील्स की रिसीव करता है। एंड लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ ऑफिसेज ऑफ ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल के ऑफिसेज की वर्किंग की लुक आफ्टर भी करता है। ऑफिसेज 3 हैं, एक कराची में है, एक पेशावर में है और एक इस्लामाबाद में है। He is subordinate to chairperson of appellate tribunal inland revenue and works under the guidance। ये चेयरपर्सन के अंडर रजिस्ट्रार काम करता है और उसकी गाइडेंस के पे काम करता है। He entertains appeals provisionally, fixes the dates of hearing। वो अपील्स को एंटरटेन करता है, उसकी डेट हियरिंग की डेट फिक्स करता है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, उसकी वर्किंग देखता है। His office is situated at headquarters of appellate tribunal inland revenue Islamabad। There are assistant registrars posted in Karachi and Peshawar benches, यानी कि 2 और बेंचेस मौजूद हैं, ऑफिस मौजूद हैं। मेन ऑफिस जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का वो इस्लामाबाद में है।
अब आप बात करते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के फंक्शंस की। द चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल मे कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स। A bench normally consists of two members. However, a larger bench may also be constituted by the chairperson. A bench usually consists of equal number of judicial and accountant members. एक bench के normally equal number of accountant and judicial members होते हैं, but in certain cases, कुछ cases में the number of one type of members may exceed the other type by one. कोई एक member judicial या accountant member एक इजाफी हो सकता है, ज्यादा नहीं। ये ना हो कि 2 जुडिशियल हो 10 अकाउंटेंट मेंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ एक का फर्क हो सकता है। और चेयरमैन जो है वही एम्पावर्ड है कि वो कितने मेंबर्स को बेंच में बिठा सकता है। आगे बात करते हैं, ये जो टेबल बना हुआ है अपीलेट ट्रिब्यूनल के नीचे चेयरपर्सन, मेंबर, जुडिशियल मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर, रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार के नीचे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। ये में लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे हमने इसकी बात पीछे कर ली है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। Bench might consist of 2 judicial members and 1 accountant member, or 2 judicial members and 3 accountant members. The federal government may authorize the chairperson or any of another of the tribunal to alone hear the decide the case. एक अकेला बंदा भी केस को सुनकर उसको डिसीजन कर सकता है, लेकिन अगर अकाउंटेंट मेंबर वो जुडिशियल मेंबर होगा, अगर अकाउंटेंट मेंबर की जरूरत पड़े तो उसको भी बिठाया जाता है। The chairman or other members of the appellate tribunal inland avenue authorized in this behalf by the chairman who constitutes a single member bench may dispose of any case in the count of tax or penalty involved does not exceed 10 lakh if the members of bench differ in opinion on any point। अगर जो members हैं bench के वो किसी point पर उनका decision differ कर जाता है तो उस सूरत में क्या होता है कि जो ज्यादा वोट जिस तरफ होते हैं उसको वो मान लिया जाता है उस डिसीजन को। लेकिन अगर वोट बराबर हो जाए तो उस वक्त में क्या होता है, इफ द मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड द टू पॉइंट द डिस्प्यूट इज रेफर टू चेयरपर्सन, तो वो केस चेयरपर्सन को रेफर कर जाता है, चेयरपर्सन जो डिसाइड करेगा वो फैसला मान लिया जाता है। नीचे आते हैं, ये आखिरी पॉइंट है, फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। द डिसीजन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ इज फाइनल ऑन द पॉइंट ऑफ फैक्ट। हकायक की बुनियाद पर जो डिसीजन होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल का वो फाइनल होता है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज नोन एज फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, यानी कि इस रीजन के बिहाफ पर इसको फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी कहा जाता है। यहां तक हमने करना है, इससे आगे होवर पर सारा काटते हमें नहीं करना, हमारा क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया है।